हेलो, नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इकोलॉजी की इस सीरीज में। आज हम लोग इस सीरीज में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी, यानी पारिस्थितिकी के घटक। इस लेक्चर में हम एक पारिस्थितिकी के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं उन सारे घटकों का विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप सभी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स को एक बात हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ध्यान, आप चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो उसकी मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, वो चाहे जो भी हो, वो 10th लेवल का हो या इंटर लेवल का हो या ग्रेजुएशन लेवल का हो, सारे एग्जाम्स में जो आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो आपसे यही अपेक्षा की जाती है या बताया जाता है कि आपका जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, जो स्टैंडर्ड होगा, वो 10th लेवल का होगा। जो स्टैंडर्ड 10th लेवल के एग्जाम्स आप देते हैं, लाइक एसएससी की बात अगर आप करते हैं तो एमपीएस ले लीजिए, या फिर 10th लेवल पे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उन सबों को ले लीजिए। उस लेवल के एग्जाम्स को देने के लिए आपने 10th लेवल तक में आपने जो भी पढ़ाई की होगी, जिस बुक से भी, चाहे वो एनसीईआरटी हो या कोई और टेक्स्ट बुक हो, वहां से आपका काम चल जाता है। यानी कि उतने अध्ययन से आपका जो एग्जाम के सवाल होते हैं वो पकड़ा जाते हैं, वो बन जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा ऊपर के एग्जाम्स देते हैं, जिन्हें इंटर लेवल पे एनडीसी और ग्रेजुएशन लेवल पे यूडीसी, सीजीएल, तो आप ये देखेंगे कि चैप्टर वही है, बट आपको उसमें थोड़ा सा जो अपनी पढ़ाई है वो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव करने की जरूरत पड़ जाती है। यानी आपको उस चैप्टर के गहन और विस्तृत अध्ययन की अपेक्षा की जाती है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जो आप वनडे एग्जाम्स देते हैं, वनडे एग्जाम्स मीन्स कि आप एमसीक्यू पैटर्न वाले जो ऑब्जेक्टिव सवाल के जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे आप ले लें एसएससी के एग्जाम्स ज़्यादातर हैं और रेलवे के एग्जाम्स हैं, तो इसमें आपको फैक्ट जो है वो आपको कलेक्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट, कॉन्सेप्ट आपका मोटा मोटी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके फैक्ट्स का कलेक्शन आपके पास अच्छा होना चाहिए। दूसरा, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैप्टर पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ आपको अपने कॉन्सेप्ट को शब्दों में पिरोने भी आना चाहिए, कि आपको ध्यान रखना है। अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे का इस बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इससे उनका कवर होगा। और इन सारी समस्याओं का समाधान करते हुए हमने एक नोट्स आपका तैयार किया हुआ है, जो पीडीएफ नोट में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी यानी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो एक किताब मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप उसको जरूर पढ़ें, और वो है शंकर आईएएस की इकोलॉजी की सीरीज। बहुत अच्छी किताब है, इंग्लिश मीडियम की किताब है और मुझे लगता है कि वो सफिशिएंट है, तो उसको आपको देखना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी की इस सीरीज में आज कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी। सबसे पहले तो जैसे कि आपको बताया गया है, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीव या जीव समुदाय के आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले जैविक या फिर अजैविक घटकों का हम अध्ययन करके पारिस्थितिकी के घटक जो हैं, इन घटकों का अध्ययन करना है, जो भी घटक है। और इसमें हम एक उदाहरण एग्जाम्पल भी लेते हुए चलेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा बेहतर क्लियर होता जाए। जैसे हम एक ले लेते हैं, एक उदाहरण, एक तालाब का, एक
तालाब का ले लीजिए या फिर झील का ले लीजिए। आप चाहे तो मरुस्थल का ले सकते हैं, आप वनों का उदाहरण ले सकते हैं, आप टुंड्रा का उदाहरण ले सकते हैं, आप घास मैदानों का उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण जो भी चाहे वो आप ले सकते हैं। हम एक उदाहरण लेकर के आपको घटकों के बारे में यानी पारिस्थितिकी के जो घटक हैं, इन घटकों के बारे में हम अध्ययन उदाहरण लेकर के समझाते हुए चलेंगे। जैसे इस तालाब में क्या होगा, अगर एक हम रफली पहले घटकों की एक लिस्ट बना लें, तो हमको तालाब में मिल जाता है, पानी मिल जाता है, हमको यहाँ पर मछलियां मिल जाएंगी, हमको कुछ सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे, कुछ यहाँ पर हमको पौधे मिल जाएंगे, कुछ हमको शैवाल मिल जाएंगे, हाँ सांप मिल सकता है, ठीक है। आप यहाँ बड़ी मछलियां भी हो सकती हैं, कुछ छोटी मछलियां हैं, कुछ बड़ी मछलियां हैं, कुछ और कीड़े हैं, कुछ कीड़े पाए जाते हैं, कुछ पौधे पाए जाते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब है कि ये एक इकोसिस्टम है किसका, तालाब का। इस तालाब के इकोसिस्टम को हमको इसके घटकों को अगर देखना है तो हम इन सारे घटकों को यानी पारिस्थितिकी के घटक का जब भी हम अध्ययन करेंगे तो पारिस्थितिकी के घटकों को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला होगा घटक जिसको हम कहेंगे जैविक घटक, जैविक यानी कि बायोटिक, इसको हम लिविंग भी कह सकते हैं। और दूसरा होगा अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स। जैविक घटक होंगे या फिर अजैविक घटक होंगे। अब जैविक घटक किसको कहेंगे और अजैविक घटक किसको कहेंगे, बात स्पष्ट है शब्द से। इस टर्म को अगर देखते हैं तो यहाँ टर्म से ही चीजें क्लियर हो जा रही हैं। क्या है जैविक घटक, मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, जिनके अंदर जीवन का एक चक्र है। और जो गैर जीव है, जहां पर जीवन नहीं है, जो जीव नहीं है, सजीव नहीं है, यानी ये जीव जैविक है और ये जैविक नहीं है, इनको हम देखते हैं और इसको हम यहाँ पर अप्लाई करें। अगर हम तालाब के इकोसिस्टम को देख रहे हैं तो यहाँ हमको क्या चीजें दिख जा रही हैं जो जैविक है यानी जीव है, और कौन सी चीजें हैं दिख जा रही हैं जो कि अजैविक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जितना उदाहरण लिया है, इन उदाहरणों में अगर हम पानी को छोड़ दें, हालांकि तालाब के लिए और भी जैसे प्रकाश, लवणता, खनिज इन सबों को अगर हम देखें तो ये अजैविक है। बाकी हम पौधों को ले, मछली ले, सूक्ष्मजीव ले, सांप ले, शैवाल ले, कीड़े ले, ये सारे के सारे क्या हो जा रहे हैं, जैविक घटक हो जा रहे हैं। यानी एक तालाब में क्या हो जा रहा है, कुछ जैविक घटक मिल रहा है और कुछ अजैविक घटक मिल जा रहा है। क्लियर है यहाँ पर। अब हम लोगों को थोड़ा सा जैविक घटकों को थोड़ा और चलते हैं इस अध्ययन में। जितने भी जैविक घटक थे उनको हम मेनली दो भाग में बांट सकते हैं। एक को हम कहेंगे स्वपोषी और दूसरे को कहेंगे परपोषी। इसको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या है, स्वपोषी का मतलब है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सिंपल सा उदाहरण। और ये वो जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ये हो गया स्वपोषी और ये हो गया परपोषी। अब स्वपोषी और परपोषी, देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि सवाल कैसे आते रहते हैं वो आपको हम यहाँ पर थोड़ा बताते चल रहे हैं। जैसे CGL 2013 में सवाल आया है कि प्राथमिक उत्पादक किसको कहेंगे, ठीक है। तो स्वपोषी जो है इनको हम उत्पादक भी कहते हैं, ठीक है।
किसी भी पारितंत्र में पहला जो उत्पादक है वो स्वपोषी होता है, यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक, और प्राथमिक यही है। ठीक है, इसी तरह से आपको जो सवाल है, जैसे कि CGL 2016 में आया है सवाल कि स्वपोषी के उदाहरण से सवाल पूछ दिया है। ठीक है, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका उदाहरण के साथ हम लोग देखते चलेंगे। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण जो लेकर चल रहे हैं, इसमें से हम ले रहे हैं कि इस तालाब के बाहरी तंत्र में स्वपोषी या उत्पादक कौन से हैं। ठीक है, तो स्वपोषी या उत्पादक इसमें कौन हो जाएंगे? तो इसमें आपका हो जाएगा शैवाल। शैवाल हो जाएंगे स्वपोषी की कैटेगरी में, ये शैवाल आ जाएगा। ठीक है, कुछ जीवाणुओं की भी गिनती इन स्वपोषियों में होती है। इसके अलावा जो यहां हम देख रहे हैं तो कुछ पौधे होते हैं, बहुत सारे पौधे हैं। जैसे आप तालाब में देखेंगे तो सिंघाड़ा का जो पौधा, जो लोकल लैंग्वेज में सिंघाड़ा कहते हैं जिसको, या फिर कमल का आप पौधा देख लें, तो क्या है, ये सब तालाब के पारितंत्र का स्वपोषी घटक है। तो आपको जैसे SSC में एक बार एग्जाम में सवाल आया हुआ है कि दो आपको ग्रुप बने हुए हैं A और B, और एक तरफ आपको दे दिया गया है स्वपोषी, दूसरी तरफ उसका उदाहरण, इधर परपोषी, उदाहरण, उत्पादक, उपभोक्ता, ऐसे करके उसको मिलान करना है या संगत या असंगत को चुनना होता है। तो इसको आपको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से तैयारी समझते हुए चलना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वपोषी को समझ गए होंगे। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और अगर हम तालाब के पारितंत्र में ले रहे हैं तो हमको कुछ शैवाल मिल जा रहे हैं, और कुछ जो पौधे हैं, कुछ पौधे हैं जो कि स्वपोषी की कैटेगरी में आएंगे, तालाब के पारितंत्र में स्वपोषी की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब हम अगर थोड़ा सा इसको और देखें तो यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पर इकट्ठा करने होंगे। जैसे बहुत सारे सवाल हैं, सवालों से संबंधित कई सवाल आता है। जैसे BPSC में सवाल आया हुआ है कि सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है, तो ये शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी, ये सब कुछ है। इस तरह के फैक्ट्स जो आपको असाइनमेंट में आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वो आप नोट करते जाएंगे। तो ये हो गया आपका स्वपोषी। अब हम आते हैं परपोषी पर। परपोषी मतलब कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब जो परपोषी हैं, इन परपोषी को हम पुनः दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं उपभोक्ता, उत्पादक यानी ये प्रोड्यूसर थे, और ये हो गए कंज्यूमर। और दूसरा जो परपोषी है उसको कहते हैं अपघटनकर्ता, यानी डीकंपोजर। अब उपभोक्ता किसको कहेंगे? ठीक है, जो अपना भोजन उपभोग करता है, किससे? यहां से। ठीक है, अब ये उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं। हालांकि आपको चौथे और पांचवी सीरीज भी आपको मिल जाएगी। अब उपभोक्ताओं के शीर्ष उपभोक्ता, इस तरह के भी कॉन्सेप्ट आता है कि सबसे ऊपर कौन सा है। ये हम लोग फूड चेन का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसको स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर फिलहाल बेसिक लेकर के चलते हैं। तो उपभोक्ता तीन प्रकार के, एक को हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर, और तीसरा है टर्शियरी, प्राथमिक
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता असल में ये शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे? शाकाहारी जीव होते हैं। ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं किससे? इनसे, ठीक है। ये अपना भोजन प्राप्त करेंगे किससे? प्रोड्यूसर से, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्या है? ये मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं। ये क्या होते हैं कि ये इनसे यानी इनको भी खा करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये हो गए सेकेंडरी उपभोक्ता। और टर्सरी उपभोक्ता जो होते हैं ये सर्वाहारी हैं, ये सब खाते हैं। ये तालाब का पारितंत्र में हम उपभोक्ताओं को अगर देख रहे हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी उपभोक्ता कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर देखिए, प्राइमरी जो उपभोक्ता हैं, अगर हम विस्तृत रूप में देखें पारिस्थितिकी के तो बहुत सारे और डिफरेंट उदाहरण मिलेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ का चूंकि उदाहरण लेते हुए चल रहे हैं तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है? तालाब है। तालाब में ये क्या है? उपभोक्ता है। क्या है? जो कि अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं? पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं या शैवाल हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि आपको पानी की तली पर और यानी कि नितल पर और तल पर दोनों जगह पाए जाते हैं। देखिए, जीव जो जलीय जीव है वो 5-6 प्रकार के होते हैं। जैसे प्लैंकटन है, नेप्टन है, फिर जैसे न्यूस्टन होता है, बहुत सारे हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो उदाहरण इसका लेकर के चल रहे हैं, तो आप इसमें सूक्ष्म जीवों को आप रख सकते हैं। कौन से सूक्ष्म जीव हैं ये सूक्ष्म जीव है प्लैंकटन। इसको उदाहरण आप ले सकते हैं प्लैंकटन, ठीक है। प्लैंकटन क्या है? ये आपको देखेंगे कि तालाब के ऊपर छोटे छोटे कीड़े जो है वो तैरते रहते हैं। वो असल में प्राइमरी कंज्यूमर हैं जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं किससे? इन प्रोड्यूसर से, जो शैवाल और पौधे हैं तालाब के पारितंत्र में, इनसे अपना ये भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं। ये प्लैंकटन हो गए, नेक्टन हो गया। सेकेंडरी जो कंज्यूमर है उस कैटेगरी में हम इसमें से किसको रख सकते हैं? तो सेकेंडरी में हम इसमें से रख सकते हैं, मान लेते हैं सांप को। सांप, मेढक को रख सकते हैं इसमें। छोटी छोटी मछलियों को भी इसमें आप रख सकते हैं, छोटी छोटी मछलियां हैं। इसी तरह से आप जब टर्सरी में आते हैं तो उस इकोसिस्टम के जो सबसे बड़े जीव हैं, वो बड़ी मछलियां भी हो सकती हैं, वो मगरमच्छ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम ये हो गया, आपने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, तो आपका बचा कि ये बड़ी मछलियों को आप यहाँ पर ले लें। ये हो गया आपका टर्सरी कंज्यूमर। तो अब आते हैं कोशी में अपघटन करता। अपघटन करता किसको कहते हैं? देखिए, ये भी एक सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं कि जो मृत जीव हैं, चाहे वो पौधे हो या जीव हो, उनका वो अपघटन करते रहते हैं। वो क्या करते हैं कि उनको पुनः उनको जो जटिल पदार्थों से तोड़ करके उनको सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देते हैं, और इससे वो वातावरण में वो पूरी तरह से फिर से मुक्त हो जाते हैं। और यही काम इनका होता है, डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स क्या है? इनको मृत जीवी भी कहा जाता है, सैप्रोफाइट्स। ये इनको मृत जीवी भी कहते हैं, या इसको हम सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं। ये कौन है? ये सैप्रोफाइट्स कौन है? फिर से ये क्या है? ये सूक्ष्म जीव हैं जो जीवों को तोड़ करके उसका अपघटन करके पुनः उसको सरल यौगिकों में, सरल पदार्थों में उनको बांटते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। ये इकोसिस्टम में पाया जाता है, हर प्रकार के इकोसिस्टम में पाया जाता है। ये तालाब के इकोसिस्टम में भी, झील के इकोसिस्टम में भी, हर प्रकार के इकोसिस्टम में। आपने उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे आप दीमक को देखते होंगे, ठीक है, या फिर आप
आपने देखा होगा कि जानवर है, कोई कोई मृत चीजें पड़ी हुई हैं, उनमें क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं और उनको वो अपघटित करके वो फिर से मिट्टी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये यही है डिकम्पोजर्स। वो क्या करते हैं कि जो मृत शरीर था उसका वो अपघटन करके उसको वो फिर से मिट्टी बना दी। ठीक है, तो ये अपघटन करता या डिकम्पोजर्स या मृत जीव। हम लोग जैविक घटकों को इन अर्थों में समझने का प्रयास करेंगे। विशेष करके जो 12th बोर्ड के बच्चे हैं उनको एक बार विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि इनसे कुछ सवाल आपको बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और शॉर्ट आंसर टाइप में भी। कमेंट लिखने के लिए इन सबसे सवाल आते रहते हैं। हालांकि अपने आप में एक बहुत बड़ा लेक्चर हो सकता है, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसको हम सिर्फ एक तरह से इसका परिचय करते हुए हम इसको लेकर के चलेंगे। सबसे पहला है रोग जनक। रोग जनक क्या है? रोग जनक सूक्ष्म जीवों का एक समूह है, यानी जीवों का एक ऐसा वर्ग जो रोग का कारक है। ठीक है, इसलिए इनको रोग जनक कहा जाता है। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इन रोग जनकों में क्या क्या आता है इसको देखना समझना है। इसमें आ जाता है आपको जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक यानी फंगाई आदि। इन विशेष रूप से इन तीनों का हम लोग अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है जीवाणु। जीवाणु क्या है? जीवाणु एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो जीव में रोग का कारक होता है। अब ये जो जीवाणु है, जीवाणु से हर प्रकार का जीव, चाहे वो पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पौधा हो, हर प्रकार का जीव इससे संक्रमित होता है और ये बीमारी उत्पन्न करने वाला कारक होता है। प्रायः जो जीवाणु होते हैं वो जीव के शरीर में प्रवेश करते हैं और वहां टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण जीव बीमार पड़ते हैं। अब इस जीवाणु से संबंधित 2-3 फैक्ट्स आपको देख लेने हैं। जीवाणुकृत रोग कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये रोग का, बायोलॉजी में रोग का एक अलग चैप्टर है, उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मोटे मोटी तौर पर आपको इसकी एक लिस्टिंग कर लेनी है कि जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। 2 फैक्ट्स आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक विशालतम जीवाणु कौन सा है। तो विशालतम जीवाणु हो जाएगा आपका थायोमार्गेरिटा नामीबियंसिस। ये इस अभी तक खोजा गया सबसे बड़ा जीवाणु है, जिसका आकार भी अगर आपसे पूछ देवे तो 100 से 300 माइक्रोमीटर ये इसका आकार हो गया। इसी तरह से सबसे छोटा या सूक्ष्मतम यानी स्मॉलेस्ट जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उसको तो ये हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। इसका भी आकार अगर देखें तो 100 से 300 ये हो जाएगा आपका नैनोमीटर। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको इससे ध्यान रखना है। तो दूसरा हम लोग देखेंगे विषाणु। विषाणु क्या है? विषाणु भी एक प्रकार का रोगजनक है यानी पैथोजेंस है। ये इनका जो आकार होता है वो जीवाणुओं से भी छोटा यानी कि बैक्टीरिया से भी ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ये अकोशिकीय और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। विषाणुओं की विशेषता होती है कि ये न तो सिर्फ शरीर में, बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं, बल्कि इसकी
आपके कोशिकाओं के अंदर भी ये प्रवेश कर जाते हैं। और इनकी एक विशेषता होती है कि ये शरीर को के अंदर इसको फिर होस्ट की तरह प्रयोग करते हैं और उसके शरीर के अंदर ही कोशिकाओं के अंदर अपने आप को हजारों लाखों बार रिप्रोड्यूस करने की इनकी क्षमता होती है, जिसके कारण कोशिका है, कोशिकाओं में विस्फोट हो जाता है और जीव की अंततः मृत्यु तक हो जाती है। ये जो वायरस होते हैं वो शरीर के अंदर एक प्रकार का ये क्या है, ये एक परजीवी है जो शरीर को ही, शरीर की कोशिकाओं को ही एक होस्ट के तौर पर प्रयोग करते हैं, वहीं पर अपना रिप्रोडक्शन बार बार करके उसके बाद अपनी संख्या लगातार बढ़ाते जाते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ विषाणु जनित रोगों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि एड्स है, खसरा है, चेचक है, चिकन पॉक्स, अभी इबोला आया था, फिर अभी जो आजकल चल रहा है आपका कोविड-19, कोरोना। तो ये सब कुछ विषाणु जनित रोग हैं। बहुत सारे और भी रोग हैं जो कि विषाणुओं के कारण होते हैं। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि विषाणुओं से जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों की कुछ के वैक्सीन बन चुके हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि खसरा का वैक्सीन बन चुका है, चेचक का वैक्सीन बन चुका है, लेकिन ये सब अभी वैक्सीन नहीं बन पाए हैं। विशेष रूप से आपको अभी के जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें ये कोविड-19 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, यानी कोरोना, जिसके कारण अभी पूरी दुनिया में एक ग्लोबल पैंडेमिक का की स्थिति है। उसका कारक है कोरोना, और कोरोना क्या है, एक वायरस है। इसे कोविड-19 नाम दिया गया है। कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस डिजीज। और 2019 में चूंकि इसके पहला रोगी पता चला इस पैंडेमिक का, इसलिए इसको कोविड-19 नाम दिया गया। ठीक है। अगला जो रोगजनक है वो है आपका कवक या फंगाई। अब ये फंगाई जो है ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का पैथोजन है, यानी कि सूक्ष्म जीव है। ये दिखता नहीं, हमको नंगी आंखों से ये सब सूक्ष्म जीव नहीं दिखाई पड़ते हैं, ये भी रोग का कारक है। हालांकि फंगाई से होने वाली जो बीमारियां हैं वो जानलेवा बीमारियां न के बराबर है। ज्यादातर बीमारियां जो है संक्रामक टाइप की बीमारियां हैं, जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं खुजली, खुजली है, रिंगवर्म है ना। तो ये सब कुछ बीमारियां हैं। अब जैविक घटकों में हम देखेंगे पैरासाइट यानी परजीवी। अब ये परजीवी क्या होता है? देखिए, परजीवी भी जैविक जीवों का एक वर्ग है जो अपना जो आवास के हैं, आवास के लिए या पोषण प्राप्त करने के लिए या सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए वो क्या करते हैं, ये किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। पैरासाइट क्या है? ये छोटे छोटे जीव हैं, कुछ तो बिल्कुल छोटे जो दिखते नहीं हैं और कुछ हैं जो बहुत छोटे सूक्ष्म जीव हैं। इनकी विशेषता होती है, हालांकि वायरस भी एक प्रकार का परजीवी है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो परजीवियों के और भी प्रकार हो सकते हैं। तो परजीवी क्या है? परजीवी जीवों का एक, छोटे छोटे जीवों का एक ऐसा वर्ग है जो अपने आवास, अपने पोषण, सुरक्षा आदि के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर करता है। इनको हम कहते हैं परजीवी। और जिस जीव से ये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह इसके लिए कहलाता है परपोषी। ठीक है। अब ये क्या हुआ? यानी परजीवी क्या है? जीवों का एक वर्ग है जो परपोषी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता
है, ये परजीवी जो भी है अपना इनका जो वो उनके शरीर पर रहते हैं, उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उनसे उन्हीं से उनको सुरक्षा की प्राप्ति होती है। वो अपना जीवन यापन वही करते हैं, अपने अपने अंडे देते हैं, अपना प्रोडक्शन करते हैं, यानी उनका जो जीवन काल है वो उसी परपोषी के शरीर पर होता है। ठीक है, इसमें वो जो एक परपोषी है, इस परपोषी के रक्त या मांस इन सब से वो अपनी पोषण प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये जो परजीवी है, ये परजीवी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट या बाह्य परजीवी उसे कहते हैं, उन परजीवियों को कहते हैं जो किसी जीव के शरीर के बाहर यानी परपोषी के शरीर के बाहरी हिस्से से, बाहर से ही अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। इसमें आप ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर जूं है यानी लाइस, आप इसमें खटमल का भी उदाहरण ले सकते हैं, चिलवा है, किलनी है। इस तरह के कुछ उदाहरण आपके हैं जो कि कहलाते हैं क्या, ये हो गए आपके एक्टोपैरासाइट। दूसरा जो उदाहरण है वो है आपका, दूसरा जिसका प्रकार है वो है आपका इंडोपैरासाइट यानी अंतः परजीवी। अंतः परजीवी का क्या तात्पर्य है? अब ये जो अंतः परजीवी है वो परपोषी यानी कि जिस भी जीव से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करते हैं, उसके शरीर के अंदर रहते हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वहीं पर अपना वो जीवन यापन करते हैं, अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनको कहते हैं हम इंडोपैरासाइट या अंतः परजीवी। जैसे इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये क्या है? ये एक परजीवी है, ठीक है। अब ये कहाँ रहता है? ठीक है, शरीर के अंदर रहता है। आपको पता है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया का वाहक परजीवी है और ये रहता कहाँ है? ये मादा एनोफिलिस, मादा एनोफिलिस मच्छर के अंदर, उनके लार्वा में ये पाया जाता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो हमने क्या देखा? परजीवी दो प्रकार के हैं, एक एक्टोपैरासाइट और दूसरा इंडोपैरासाइट, ठीक है। तीसरा वर्ग है वो है परभक्षी का। ये परभक्षी क्या होता है? परभक्षी ऐसे वन्य जीवों का एक वर्ग है जो दूसरे जीवों का भक्षण करके, उनका शिकार करके, ठीक है, उनका शिकार करके ये अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये परभक्षी हैं जो कि क्या करते हैं? इनका शिकार करते हैं, ये शिकार करते हैं और ये हो गए परभक्षी। परभक्षी क्या होते हैं? ये दूसरे जीवों का शिकार करके उनको मार करके खाते हैं और अपना पालन पोषण करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इनको हम कहेंगे परभक्षी। जैसे बाघ है, शेर है, भेड़िया है ना, चीता है आदि। तो आप इसको समझ सकते हैं, ये हो गया आपका परभक्षी। अगला है चौथा, वो है स्पर्धी या कॉम्पिटिटर्स। ये क्या है? ये कौन से जैविक घटक है? देखिए, जो पारितंत्र है, इस पारितंत्र में कुछ जीव ऐसे होते हैं या जीवों की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ये स्पर्धा। ये स्पर्धा क्या है कि जीव जो है वो अपने
भोजन के लिए, पानी के लिए, आवास के लिए, प्रजनन के लिए, इन सब के लिए क्या करते हैं, ये स्पर्धा करते हैं। दूसरे जीवों के साथ उनका कंपटीशन होता है। प्रायः संसाधनों की कमी जहां पर भी पाई जाती है वहां पर ये ज्यादा दिखाई पड़ता है। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे कुत्ते हैं, कहीं मीट या मांस का कुछ अंश उनको मिल जाए तो देखते होंगे कि कुत्ते आपस में झगड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये असल में उस भोजन को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर प्रतिस्पर्धा होती है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और सिर्फ कुत्तों में ही नहीं, सभी जीवों में होती है। डिपेंड करता है संसाधनों की उपलब्धता पर। ठीक है, अगर मनुष्य को बिल्कुल खाने को ना मिले तो क्या हो जाएगा, दंगे हो जाते हैं, लोग लूटपाट करने लगते हैं। क्या ये क्या है, ये सब प्रतिस्पर्धा का एक रूप है। ठीक है, और ये चीजें हम लोगों को जानवरों में ज्यादा दिखाई पड़ती हैं। तो ये है आपका प्रतिस्पर्धा, ये पारितंत्र का एक स्वाभाविक सा प्रक्रिया है। और जो प्रतिस्पर्धा है या स्पर्धा है, ये संसाधनों की उपलब्धता पर डिपेंड करता है और पारिस्थितिकी का नियम है। पारिस्थितिकी का नियम क्या है कि जो शक्तिशाली होगा, जो शक्तिशाली होगा वही अंततः जीवित रहेगा। यानी इस स्पर्धा में कौन जीतेगा, जो बलशाली हो, शक्तिशाली हो, ये प्रकृति का नियम है। तो इस तरह से हम लोगों ने जैविक घटकों का एक दूसरे प्रकार से भी अध्ययन करके समझने का प्रयास किया। अब हम लोग देखते हैं अजैविक घटकों के बारे में। जो भी जैविक घटक हैं, जो भी जैविक घटक हैं, ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं अजैविक घटकों पर। जैविक घटक, केवल जैविक घटक किसी भी इकोसिस्टम का निर्माण नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, जैसे एक उदाहरण है आपका यहाँ पर तालाब। तो तालाब में अजैविक घटक है आपका क्या, पानी। अब हम इस तालाब के पारितंत्र से अगर हम पानी को हटा दें तो ये इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, ये इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो इस इकोसिस्टम के जैविक घटक हैं वो डायरेक्टली इस पर डिपेंड करते हैं। अब कौन कौन से अजैविक घटक हैं, इनका अध्ययन हम करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं तापमान पर, यानी टेम्परेचर। देखिए, आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हर जगह समान तापमान नहीं है। जैसे जैसे हम इक्वेटर के आस नजदीक आते जाएंगे, जैसे जैसे हम इक्वेटर के नजदीक आएंगे, हमको टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा। हर जगह समान टेम्परेचर नहीं है। अब जीव हर जगह जहां जहां भी हैं, तो इन जीवों का अध्ययन हमको जो करना है, तो कुछ चीजें इनको हम कैटेगराइज करते हैं। एक को कहते हैं हम यूरीथर्मल और दूसरे को कहते हैं स्टेनोथर्मल। इसको कहते हैं पृथुताजापी और इसको कहते हैं तनुतापी। इसका क्या अर्थ है, देखिए ये जो है ये आपको 12th का अक्सर ये सवाल पूछता रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी और शॉर्ट आंसर टाइप में भी। तो यूरोथर्मल किसको कहते हैं, देखिए कुछ जीव ऐसे हैं जो ज्यादा तापमान के परास को सहन कर सकते हैं, सभी नहीं कर पाएंगे। जैसे हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम लेते हैं किसी पौधे का उदाहरण यूरोथर्मल में, तो आप देखिए कि गुलाब है, गुलाब का जो पौधा है ये, या फिर आप ले लें बबूल, बबूल का पौधा है, या फिर आप ऊंट ले लें, ऊंट। ये सब कुछ ऐसे जीव हैं जो ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। तो
तो ऐसे जीव जो ज्यादा तापमान के परास को सहन करने की क्षमता रखते हैं उनको हम कहते हैं यूरीथर्मल या प्रत्युताप। जबकि जो ज्यादा तापमान के परास को नहीं सहन कर सकते हैं, जिनको जो कम टेम्परेचर कम तापमान को ही सहन कर सकते हैं, उसको कहते हैं तनोतापी या स्टेनोथर्मल। इसमें जैसे कुछ उदाहरण अगर हम लें तो आप ले सकते हैं क्रोटन को। क्रोटन का जो पौधा है इसको आप ज्यादा टेम्परेचर में अगर रख दें, क्रोटन का आप गमला लगाते हैं, वह क्रोटन के जो पौधे हैं वो ठंडे प्रदेशों में ही हो सकते हैं, और हम अगर अपने घरों में लगाते हैं तो उसको ठंडे जगहों पे ही लगाते हैं। ठीक है, अगर आप उसको पूरा ऐसे जगह पर अगर आप लगा दें जहां पर ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है तो ये भली भांति उसको सहन नहीं कर पाएगा। जैसे आप ले लीजिए पेंगुइन को, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेनोथर्मल। तो इसी तरह से कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जैसे जल को ले लेते हैं, दूसरा घटक जल। अब इस जल के बहुत सारे घटक हैं, इसमें एक को अगर हम ले लेते हैं लवणता को, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ज्यादा लवणता वाले जल में भी जीवित रह पाते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ज्यादा लवणता वाले में नहीं रहते, वो मीठे पानी में ही जीवित रह पाएंगे, वो सरवाइव करेंगे तो फ्रेश वाटर में करेंगे। सॉलिडिटी उनको जैसे मिलेगी, सॉलिड वाटर में वो आकर के वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यूरी हेलाइन, और जो कम लवणता को बर्दाश्त कर पाते हैं उसको कहेंगे स्टेनो हेलाइन। सिंपल। तो आइए एक देखते हैं अब चीज ये कि जो अजैविक घटक जल है, जिसको हमने अभी देखा कि जल लवणता के आधार पर यूरी हेलाइन या स्टेनो हेलाइन कहा जाता है। ये दूसरी तरफ से देखिए, इस तरह से भी सवाल कुछ पूछा जाता है, ये ट्रेंड है कि इस तरह से भी सवाल पूछा जाता है कि जल की मात्रा के हिसाब से भी कुछ हम इसको कैटेगरीवाइज कर सकते हैं। जैसे पूछता है कि हाइड्रोफाइट्स, ठीक है, हाइड्रोफाइट्स या जलोदभिद किसको कहते हैं? आपको बोर्ड एग्जाम्स में पूछता है, 4 दे दिया, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिया, या पूछ दिया कि इनमें से कौन जलोदभिद नहीं है, कौन समोदभिद नहीं है, कौन ज़ेरोफाइट नहीं है। इस तरह से आपको सवाल पूछता है, तो इसको आपको समझना है। हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं? ठीक है, तो ये वे पौधे होते हैं जो ज्यादा जल को सहन कर सकते हैं, यानी कि अगर जल की मात्रा बहुत ज्यादा हो तो भी उसको ये सहन कर लेंगे। जैसे अब इसको आप उदाहरण अगर आप लेना चाहें, जलोदभिद किसको कहेंगे, तो इसका उदाहरण कर लेंगे आप। सबसे अच्छा सहन कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा जल को वो सहन कर सकता है, लेकिन सभी पौधे नहीं सहन कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा पौधा जो ज्यादा जल को सहन कर सकता है उसको कहते हैं हम हाइड्रोफाइट या जलोदभिद। इसका एक उदाहरण और ले लेते हैं, तो केला का पौधा ले लीजिए, तो ये हाइड्रोफाइट हो गया। अब इसी तरह से है हेलोफाइट। हेलोफाइट मतलब लवणोदभिद। लवणोदभिद नाम से ही पता चल रहा है, लवण है ना, जिसमें लवणता की मात्रा, खारा पानी जहां पाया जाता हो। ठीक है, तो जो खारा पानी में सरवाइव कर लेगा, हर पौधा खारे पानी में सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जो पौधे खारे पानी में अपना अस्तित्व बना के रह सकते हैं, पनप पाते हैं, उसको हम कहते हैं हेलोफाइट। जैसे इसमें अगर उदाहरण आप रखें तो इसमें आप रख सकते हैं मैंग्रोव को, मैंग्रोव घास। ये जो मैंग्रोव का पौधा है ये खारे पानी में उग जाता है। ठीक है, ज़ेरोफाइट क्या है, जो शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां पानी की मात्रा 9 के बराबर होती है, बहुत ही कम पानी पाया जाता है, वहां पर ज़ेरोफाइट पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण आप रख सकते हैं, जैसे नागफनी, सर पाया है, नागफनी है,
बबूल है ना, ताड़ है, ये खजूर है, बेर है, किंकड़ है, इस तरह के पौधे जो है वो ज़ेरोफाइट के कैटेगरी में आता है। इसी तरह से अब बचता है क्या, मीसोफाइट। मीसोफाइट मतलब समोद्भिद। समोद्भिद पौधे किसको कहते हैं? ये वे पौधे होते हैं जिनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है। पानी की जरूरत तो होती है, पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन व्यापक और बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं, थोड़े से पानी में भी चल जाते हैं। और इसके कैटेगरी में ये अक्सर पूछता है जितने भी अनाज हमारे यहाँ हैं या फिर फल की कैटेगरी है, ये सब क्या होते हैं, मीसोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। अगला जो घटक है, जो अजैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र का, वो है आपका प्रकाश। प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। जो पौधे होते हैं उन पौधों को हम प्रकाश की उपलब्धता या प्रकाश की मात्रा जो उनको प्राप्त होती है उसके आधार पर हम इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को कहते हैं आपतोद्भिद और एक को कहते हैं छायोद्भिद, यानी कि हेलियोफाइट और जियोफाइट। हेलियोफाइट किसको कहते हैं? देखिए, ऐसे कुछ पौधे हैं जिनको ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता जिसको होती है वो कहलाता है आपतोद्भिद। जैसे मान लेते हैं आपको बड़े बड़े जो पौधे हैं, पीपल है, नीम है ना, इस तरह के जो पौधे हैं ये क्या हो गए, आपतोद्भिद हो गए, जिनको ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। और छायोद्भिद मतलब जिनको ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, कम प्रकाश में भी वो अपना भोजन बना लेते हैं और अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। जैसे इसमें आप ज्यादातर आप घास को रख सकते हैं, घास, जंगल, झाड़ी जितनी है वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा भी कुछ और घटक हैं, जैसे हमने अभी तक देखा तापमान, फिर हमने देखा जल, प्रकाश, इसी तरह से हो जाएगा लवणता। अगर हम वन के पारिस्थितिकी तंत्र को देखेंगे तो बहुत ज्यादा जरूरी है वर्षा। ये सब कुछ अजैविक घटक हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं। ठीक है, अगर हम वर्षा को एक घटक के तौर पर लेंगे तो हमको फिर से वर्षा के आधार पर वनों के कई प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन है जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, फिर जहां कम वर्षा प्राप्त होती है पर्णपाती वन है, फिर जहां एकदम कम प्राप्त होता है जंगल झाड़ियां होती, कटीले वन है, फिर मैंग्रोव वन है। तो इस तरह से जो वर्षा की मात्रा के आधार पर वनों को भी डिवाइड किया गया है। तो ये सारे आपके फैक्ट्स हैं जिनको हमें देखना समझना है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इकोलॉजी के इस सीरीज का ये जो हिस्सा है, इसमें आपको, जिसमें हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप जैविक घटक और अजैविक घटक किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो होते हैं, जैसे हम लोगों ने उदाहरण लेकर के, तालाब का लेकर के उदाहरण लेकर के समझा, उस तरह से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो इसके पहले का जो वीडियो है उसको एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोलॉजी की जो सीरीज है वो एक लंबी सीरीज चलेगी। अभी ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो देख लें, उसके बाद ये दूसरा, उसके बाद हमें उम्मीद करते हैं कि पूरा जो चैप्टर है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करने में 10 कम से कम वीडियो बनाने होंगे। और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो मिलते हैं इकोलॉजी के सीरीज की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।